Good morning, students. How are you? I hope you all are keeping well. So, today we start our history. Huh? Now we start our history. Chapter number 3. Chapter 3, ruling the countryside. Okay, ruling the countryside. Countryside means what? Countryside मतलब क्या? तो हम लोग को देखना है कि कंट्री का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण इलाके. ठीक है, तो रूलिंग द कंट्री साइड मतलब कौन रूल करेगा कंट्री साइड के अंदर में. तो हम लोग बात कर रहे हैं आपका पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की, ब्रिटिशर्स की बात की, अंग्रेजों की बात की. तो बात कर रहे हम लोग हैं कि अब अंग्रेजों के द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के कंट्री साइड में किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं दी गई और किस प्रकार उन्होंने भारत के रूलिंग एरियाज को अपने अंडर में किया और किस प्रकार वहां पे कौन कौन से सिस्टम लागू किए, वहां के पीजेंट्स को, वहां के जमींदार को किस प्रकार उसने हैंडल किया और वो चाह करके अपने हिसाब से कौन कौन सा वहां पे कल्टीवेशन, कौन कौन से आपके क्रॉप्स जो है उगाने के लिए भारत के लोगों को बाध्य किया गया. ठीक है, और भी क्या सिस्टम जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा रूलिंग एरिया में इंट्रोड्यूस किए गए और किस प्रकार धीरे धीरे एक विदेशी कंपनी, एक बाहरी कंपनी भारत के गांव तक, भारत के अंतिम छोर तक पहुंच करके अपने रूल को स्टैब्लिश करती है और अपने शासन को चलाती है. तो बात हम लोग शुरुआत करते हैं जहां हम लोग छोड़कर गए थे. हम लोग शुरुआत करते हैं आपका कि जिस तरह हम लोगों ने देखा कि आपका 1764 के अंदर में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, पहला तो बैटल ऑफ पलासी हुआ और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ. जो बैटल ऑफ बक्सर में आपके अवध के नवाब और बंगाल के नवाब और जो मुगल बादशाह थे, उन तीनों की जो संयुक्त सेनाएं थी, तीनों का जो आपका एक अलायंस बना हुआ था, उस अलायंस को जब ब्रिटिशर्स ने डिफेट कर दिया, उनको जब हरा दिया, तो एक आपका कॉम्प्रोमाइज एक होता है अंग्रेजों और मुगल बादशाह के बीच में. वो कॉम्प्रोमाइज को हम लोग इलाहाबाद की संधि के रूप में जानते हैं. और संधियां होती हैं जब, तो उसमें कुछ बातें होती हैं. जो विजित पक्ष होता है वो अपने डिमांड्स रखता है और जो हारते हैं वो उस डिमांड्स को पूरा करने का प्रयास करते हैं. तो इसी शर्त पर आपका एक जो मतलब आपका ये होता है. ठीक है, वो हम लोग को पढ़ना है. देखिए आप, तो हम लोग देखते हैं टेक्स्ट में, आप देखो एक सुंदर सा पिक्चर दिया है. बादशाह ऊपर बैठे हुए हैं, रॉबर्ट क्लाइव खड़ा है और उनसे कुछ ले रहा है. वो क्या ले रहा है? तो मैंने एक वर्ड का चर्चा किया था पिछले टॉपिक में जिसे दीवानी कहते हैं. दीवानी, ठीक है, दीवानी वर्ड का अर्थ आप दूसरा मत समझिएगा. दीवानी है वो एक पावर था जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने का पावर, फाइनेंस के क्षेत्र में फाइनेंस कलेक्ट करने का पावर जो है वो मिलता था. ठीक है, अभी भी जो कोर्ट के अंदर में कुछ मामले चलते हैं जो फाइनेंस से संबंधित होते हैं, उन्हें हम लोग दीवानी के नाम से जानते हैं. तो हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं. ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल. मतलब 12 अगस्त 1765 को जो मुगल बादशाह थे उनके द्वारा जो कंपनी थी उसको बंगाल की दीवानी का राइट पत्र दिया गया, उसको अधिकार पत्र दिया गया कि आपको बंगाल का जो दीवानी है उसका चार्ज दिया जा रहा है. सो द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव टेंट. तो इसमें बताया हुआ है कि जो एक्चुअली में ऐसा हुआ होगा, अगर मान लीजिए ये दीवानी अगर बादशाह ने दिया होगा तो हो सकता है कि युद्ध के बाद एक टेंट जो युद्ध शिविर में लगा होगा वहां पर इस तरह का हुआ होगा. एक साधारण सा कार्यक्रम होगा जिसमें कुछ इंग्लिशमैन्स भी होंगे और कुछ आपके इंडियंस भी होंगे और वो आपस में मिल करके इस प्रकार का अधिकार पत्र जो है वो मुगल बादशाह के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया होगा. मगर यहाँ पर जो पिक्चर दिखाया गया है, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि बहुत ही एक मैजेस्टिक कार्यक्रम बनाया गया, एक भव्य कार्यक्रम बनाया गया है. ये मैजेस्टिक कार्यक्रम बनाने का जो दायित्व तो जाता है वो जाता है रॉबर्ट क्लाइव का, जो चित्रकार था, जो उसका आर्टिस्ट था, जिसको उसने किराए पर हो सकता है रखा हो, जो उसके मेमोरीज को कैप्चर करके उसे चित्र बना करके और इंग्लिश मैंस के ग्लोरी को दिखाता था. तो उसके द्वारा इस प्रकार का एक मैजेस्टिक मतलब पिक्चर बनाया गया है. मगर वास्तविक घटना ये कोई टेंट में घटी होगी जहां मुगल बादशाह इसको आपका बंगाल की दीवानी
दिया था। आगे हम लोग देखते हैं आपका कि दीवानी क्या है भाई। तो एज दीवान the company became the chief financial administrator of the territory under its control। मतलब दीवानी के माध्यम से कंपनी जो है वो उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का उसे दीवानी मिला है, उस क्षेत्र का चीफ मतलब मुख्य जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर हो जाता है। मुख्य फाइनेंशियल मतलब प्रशासन उसके अंदर आता है कि वो उस क्षेत्र का जो भी फाइनेंशियल सिस्टम होगा उसको हैंडल करेगा और उसको कलेक्ट करेगा उस रेवेन्यू को। ये पावर दीवान के तहत उन लोगों को मिलता है। तो आप ये समझ गए क्या है ये, ठीक है। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्टरिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। मगर ये मिल जाने से तो संभव नहीं होगा। आखिर इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, ये एक सोच का विषय था अंग्रेजों के लिए। ओके, सो दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड एनफ रेवेन्यू। तो किस प्रकार इसे किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो ब्रिटिशर्स कंपनी को प्राप्त हो सके उन क्षेत्रों का जिन क्षेत्र का उन्हें दीवानी का अधिकार मिला है, मतलब बंगाल का। ओके, सो दिस हैड टू बी रेवेन्यू टू मीट एंड ग्रोइंग एक्सपेंस ऑफ कंपनी, ताकि जो कंपनी का जो एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहा है, खर्चा जो बढ़ रहा है, उस खर्चा को लोग किस प्रकार से हैंडल कर पाएंगे, इसका प्रयास वो लोग सोच रहे थे। A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed as sell what it wanted। और साथ ही साथ एक आपका ट्रेडिंग कंपनी थी, तो उसका सबसे मुख्य उद्देश्य तो व्यापार करना था। तो इसके साथ साथ में रेवेन्यू भी इकट्ठा करना है, दीवानी भी मिल गया है, मगर हमारा जो व्यापार है वो बना रहना चाहिए। ये सोच भी आपके ब्रिटिशर्स के मन में थी, ये सोच भी कंपनी के मन में थी। आगे आप देखिए, ओवर द इयर्स ऑफ कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशन। मगर समस्या ये थी कि कुछ सालों तक में उन्होंने देखा कि हम लोग को जो भी इसमें कदम बढ़ाना है, मतलब शुरुआती दिनों में 1 आध साल जो भी है, तो हम लोग को बहुत ही सावधानी तरीके से कदम बढ़ाना है, क्योंकि वी आर एलियन पावर। हम लोग बाहर का शक्ति है, वो भारत की तो है नहीं। वो 7 समंदर पार की शक्ति है, और उससे किस प्रकार यहाँ काम करना है ये सावधानी के साथ ही उसे करना होगा। उन्होंने ऐसा विचार किया। इट नीडेड टू पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड। और उनको जो है ये भी देखना था, जान रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसके पहले कुछ लोग शासन चलाते थे, जिन्हें हम जमींदार के रूप में जान सकते हैं। छोटे छोटे जमींदार जो थे या बड़े बड़े भी जमींदार थे, उनको मालूम था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शासन पहले से चलाते थे एंड एंजॉय अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। और अभी भी जो है उनका जो है उनके पास पावर है और उनके पास प्रेस्टीज है, उनके पास सम्मान है और अभी भी उनके पास अथॉरिटी है। पब्लिक जो है उनको अभी भी रिगार्ड करती है कि ये हमारा रूलर है, हमारे शासक है। इसलिए अगर अचानक हम लोग जाकर के वहां बोलते हैं कि नहीं आपके शासक बदल गए हैं, आपके रूलर बदल गए हैं और हम आपके शासक हैं, तो जो रिवोल्ट है वो तुरंत हो जाएगा कि आप हमारे शासक नहीं है, क्योंकि हु आर यू, मैं आपको नहीं जानता हूं। तो कंपनी इस चीज को भलीभांति समझ रही थी कि आखिर हमें कौन सा स्टेप्स उठाना है ताकि हम सिस्टम को मैनेज कर सके। आगे आप देखिए, those who had held local power had to be controlled but they could not be entirely eliminated। पर कंपनी ने यह नीति अपनाई कि हम लोग जो लोकल पावर है उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, उसको हम लोग नियंत्रण में ला सकते हैं, मगर उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उसको हम हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकते हैं। इस रणनीति के हिसाब से कंपनी ने काम किए। सो हाउ वाज दिस टू बी डन, और ये कैसे संभव हो सका, हम लोग को इस चैप्टर के अंदर में यही पढ़ना है। सो इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड। किस प्रकार देखना है कि कंपनी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बनाती है, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, और किस प्रकार जो है रेवेन्यू रिसोर्स को वो संगठित करती है, ऑर्गेनाइज करती है, किस प्रकार से वहां से रेवेन्यू इकट्ठा कर पाती है। रेडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, और जो पीपल्स का अधिकार था उसको किस प्रकार से पुनः व्याख्या कर पाती है, पुनः परिभाषित करती है, उसको रिडिफाइन करती है। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, और फिर वो कैसे प्रोड्यूस करती है, वो फसल प्रोड्यूस करवाती है जो वो चाहती थी। तो इस टॉपिक पर हम लोग को बस यही पढ़ना है। आगे के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।